वेलकम बैक एवरीवन टू द चैनल साइको प्रोफेसर। हम सॉल्व कर रहे थे कौन से सवाल? हम सॉल्व कर रहे थे 2022 के आपके सवाल, ठीक है। और कुछ प्रश्न बाकी रह गए थे, उनको हम देखेंगे। द फिनोमेना ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस अकर्स इन विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो अगर अभी तक आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी है 2022 की सॉल्व वाली सीरीज, तो वहां जाके आप नीचे प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। उसी के साथ साथ हम सॉल्व कर रहे हैं 2019 के आंसर्स भी, जो है आपके दिसंबर वाले, तो उसको भी जाके आप प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल। काफी आसान सा सवाल, लेकिन फिर भी कुछ लोग गलत कर देते हैं। वस्तु स्थैर्य की परिघटना कब घटती है? संज्ञात्मक विकास के बारे में। सांवेदिक पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या फिर औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है इसका आपका ऑप्शन नंबर ए, सेंसरी मोटर स्टेज में, यानी कि सांवेदिक पेशीय में क्या मिलती है हमको? हमको मिलती है हमारी ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। द लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट language depends on thought process, thinking is shaped by language and thought follow independent pathways of development, language and thought are related in an interdependent fashion। भाषा चिंतन प्रक्रिया पर निर्भर करती है, भाषा चिंतन को आकार देती है, भाषा और चिंतन विकास के स्वतंत्र मार्गों के अनुगामी होते हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर आपके 3185 का? आपका यहाँ आंसर है सिंपली थिंकिंग इज शेप्ड बाय लैंग्वेज। भाषा चिंतन को आकार देती है, चिंतन भाषा को आकार नहीं देती है, ठीक है। भाषा जो है, लैंग्वेज है ना, ये बताएगी आपकी थिंकिंग के बारे में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ फ्लो। ये क्या है? ये है आपका फ्लो की बात हो रही है। निम्नलिखित में कौन सा प्रवाह फ्लो की स्थिति को वर्णित नहीं करता है? लॉस ऑफ सेल्फ, आत्म की हानि, इंटरनल टॉक, आंतरिक वार्तालाप, एकत्व या फिर कार्य की स्पष्टता, वननेस या फिर क्लैरिटी ऑफ एक्शन। तो ट्राई करिए क्या होगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी, इंटरनल टॉक। आंतरिक वार्तालाप नहीं होता है, ठीक है, आपके स्टेट ऑफ फ्लो के अंतर्गत दूसरा वाला टॉक होता है, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। डैश डज नॉट एक्सप्लेन अवर ओबेइंग अनजस्ट कमांड्स ऑफ अथॉरिटी। सत्ता के अन्यायपूर्ण आदेशों का हमारे द्वारा अनुपालन को निम्नलिखित व्याख्यायित नहीं करता है। जेनेटिक एंडोमेंट टू ओबीडियंस, इनग्रेन्ड हैबिट, नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस, इंफॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस, पक्की आदत, मानक प्रभाव, सूचनात्मक प्रभाव या फिर आपका आज्ञा पालन का अनुवंशिक दाय। क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर है इसका आपका जेनेटिक एंडोमेंट टू ओबीडियंस, आज्ञा पालन का अनुवंशिक दाय, ठीक है। ये होगा इसका राइट आंसर। हम ये जन्मजात रूप से लेके नहीं आते कि हम क्या करेंगे, हम ओबे करेंगे अनजस्ट कमांड्स ऑफ अथॉरिटी को, ठीक है। पक्की आदत की बात नहीं यहाँ पे, ना ही ये मानक प्रभाव है, ना ही ये कोई इन्फ्लुएंस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये है आपका राइट आंसर, जेनेटिक एंडोमेंट टू ओबीडियंस। थोड़ा सा यहाँ पे गलती कर दी उन्होंने ट्रांसलेशन में, बट कोई बात नहीं, आप हमारे साथ ज्वाइन है तो गलती नहीं होने देंगे। ये देखिए, ये है अगला सवाल। मस्तिष्क आघात के कारण होने वाली भाषा प्रकार्य की क्षति का नाम क्या है? अग्रेफिया, अमनीशिया, अफेसिया, ऑटिज्म कराया था आपको ये है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अफेसिया की बात हो रही है यहाँ पे। अगेन ये सवाल, विच थ्योरी इंक्लूड्स एनवायरमेंटल मास्टरी एज वन ऑफ द डायमेंशंस ऑफ वेलबींग। किसकी बात कर रहा है? किस सिद्धांत में पर्यावरणीय योग्यता की बात होती है अच्छे स्वास्थ्य के या कल्याण के एक आयाम के रूप में सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। केस मेंटल हेल्थ कॉन्टिनम, परमा मॉडल ऑफ वेलबींग, रिव्स थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिकल वेलबींग, यूडाइमोनिक थ्योरी ऑफ हैप्पीनेस। कीज की मानसिक स्वास्थ्य बीमा, अच्छे स्वास्थ्य का PERMA मॉडल, मनोवैज्ञानिक स्वस्थि भाव से संबंधित रिफ का सिद्धांत, कैरल रिफ, और सुख का आत्मपूर्णता सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ना ये परमा की बात है, ना ये केईस की बात है, ना ये यूडाइमोनिक की बात है। ये बात किसकी है? एनवायरमेंटल मास्टरी। ये जो आयाम है पर्यावरणीय योग्यता, किससे संबंधित है? आपकी रिफ्स थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिकल वेलबींग, मनोवैज्ञानिक स्वस्थि भाव से संबंधित रिफ का सिद्धांत। अगला सवाल है, जब लोग सामान्यतः हताशा व्यक्त करते हैं तो उनकी प्रथम प्रतिक्रिया होती है। आप क्या है? फ्रस्ट्रेटेड, हताशा व्यक्त कर रहे हैं, पुनर्प्रयास, क्रुद्ध होना, त्याग देना या फिर सृजनात्मक होना। राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्रुद्ध होना, है ना। आप एंग्री हो जाएंगे, ठीक है, जैसे ही आप हताशा महसूस करेंगे, व्यक्त करेंगे। ये देखिए अगला सवाल, एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी, सब्जेक्टिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक्सपीरियंसिंग ऑर्गेनिज्मिक वैल्यूइंग प्रोसेस। Organism continuously weighs the experiences in terms of its ability to satisfy. Organism attempts to fulfill the inherent potentials, perceptual frame of reference of the organism, and receiving the impact of external and internal sensations at the moment. यहाँ पे देखिए आपको संकल्पना दी हुई है और उनका विवरण दिया हुआ है। कार्यान्वयन की प्रवृत्ति, प्राणी तुष्ट करने की अपनी योग्यता के संबंध में अनुभवों को महत्व देता है, आत्मनिष्ठ संदर्भ का परिप्रेक्ष्य,
प्राणी अंतर्भूत क्षमताओं को पूरा करने का प्रयास करता है। अनुभव करना, प्राणी का प्रत्यक्ष संदर्भ का ढांचा। जैविक मूल्यांकन प्रक्रिया, समकालीन बाह्य और आंतरिक संवेदनाओं के प्रभाव प्राप्त करना। तो देखिए यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, चलिए यहाँ पे मैच करते हैं। ये क्या दिया हुआ है आपको, कार्यान्वयन की प्रवृत्ति, एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे कहीं आपको लग रहा है एक्चुअलाइजिंग हो रहा है, यहाँ पे देखिए प्राणी अंतर्भूत क्षमताओं है ना, जो इनहेरेंट पोटेंशियल है उसके पास है ना, जो लेके आया है पोटेंशियल, उसको पूरा करने का प्रयास करता है। ए के साथ क्या जाएगा आपका 2 जाएगा, ठीक है। उसके आधार पे आपको उत्तर मालूम पड़ गया, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। ए के साथ 2, बी के साथ 3। ये क्या है, आत्मनिष्ठ संदर्भ का परिप्रेक्ष्य, प्राणी का प्रात्यक्षिक संदर्भ का ढांचा, बी के साथ 3। सी के साथ क्या, अनुभव करना, अनुभव किसको करेंगे आप, यहाँ पे लिखा हुआ है प्राणी तुष्ट करने की अपनी योग्यता के संबंध में अनुभवों को महत्व देता है, लेकिन यहाँ पे अनुभव करना, ये पढ़िए समकालीन बाह्य और आंतरिक संवेदनाओं के प्रभाव प्राप्त करना। लेकिन यहाँ पे जो फर्क कर दे रहा है वो है आपका तुष्ट करने की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये किसमें जाएगा आपके, ये जाएगा जैविक मूल्यांकन प्रक्रिया में, है ना। आप स्वयं को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, उसके बाद अपनी योग्यता के संबंध में अनुभवों को महत्व देता है, ठीक है। जैविक मूल्यांकन प्रक्रिया, अनुभव करना क्या है आपका, समकालीन बाह्य जो चल रहा है कंटेम्प्रेरी और आंतरिक संवेदनाओं के प्रभाव प्राप्त करना। राइट आंसर क्या होता है, A2, B3, C4, D1, उसके साथ ही होता है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आपको बताया है 1, 2 को फाइंड करिए, उसके आधार पे आपको उत्तर जल्दी मिल जाएगा। ये देखिए न्यूरोट्रांसमीटर्स, उनके टाइप पूछ लिए, थोड़ा सा टफ सवाल, लेकिन आप लोग देख रहे हैं अंदर तो आसान होगा ये वाला, ठीक है। क्या दिया है, ग्लूटामेट दिया है, डोपामीन दिया है, एसिटिलकोलिन दिया है और आपको सेरोटोनिन दिया है। यहाँ पे कैटेकोलामीन, अमीनो एसिड, एंडोलामाइन और क्वाटरनरी अमाइन, ठीक है। तो इसको आप आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है। ग्लूटामेट क्या है, डोपामीन क्या है, एसिटिलकोलिन क्या है, सेरोटोनिन क्या है। आपको मालूम है डोपामीन बनता है किससे, एक चीज से, इसका नाम है टायरोसिन, है ना। टायरोसिन से बनता है, टायरोसिन क्या है, एक सीसी एमाइन है, ठीक है। तो आपका बी जो है वो क्या है आपका, डोपामीन क्या होता है, एक कैटेकोल अमीन होता है। बी के साथ 1 कहाँ है, यहाँ पे है। और सेरोटोनिन क्या होता है आपका, ये एक इंडोलामाइन होता है, ठीक है। सेरोटोनिन क्या है, एक इंडोलामाइन है। एसिटिलकोलिन क्या है आपका, क्वाटरनरी अमीन है। और ग्लूटामेट क्या है, एक प्रकार का अमीनो एसिड है जो मदद करता है किसमें, आपकी बीपी में, ठीक है। ओके, अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। ये देखिए अर्ली सिलेक्शन, अटेन्युएशन, लेट सिलेक्शन मॉडल, मल्टी मॉडल, डॉइच एंड डॉइच, चेरी, जॉनस्टन एंड हाइंस, ट्राइसमैन। यहाँ पे बोल रहे हैं अवधान के सिद्धांत के बारे में पूछ रहे हैं, किस कौन से शोधकर्ता ने बताया। आरंभिक चयन, क्षीणन, विलंबित चयन एंड बहुआयामी। बहुआयामी किसके साथ जाता है बताइए, ये आपका जो बहुआयामी है बताया था ना आपको, जाता है किसके साथ, जॉनस्टन और हिंस के साथ में, ठीक है। और उसी के साथ क्या मालूम है आपको, जो क्षीणन का सिद्धांत है ना, एटेन्युएशन वाला कौन बताता है आपको, ट्रीसमैन बताती है। यानी बी के साथ क्या जा रहा है, बी के साथ 4 जा रहा है एंड डी के साथ जा रहा है आपका 3। डी के साथ 3 और बी के साथ 4 यहाँ पे भी है। अब आपको पता करना है A2 है या C1 है, ठीक है। आरंभिक चेन की बात कौन करता है, क्या डॉइच एंड डॉइच करता है। विलंबित चेन की बात कौन करता है, क्या डॉइच एंड डॉइच करता है, ठीक है। तो याद करिए वो लेक्चर जहां हमने बताया था आपको चेरी के बारे में, आरंभिक चेन किसके साथ संबंधित है, आपके चेरी से संबंधित है, ठीक है। और विलंबित चेन की बात किसकी करता है, आपकी डॉइच एंड डॉइच। इसके आधार पर सही उत्तर क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब ये देखिए अगला सवाल, प्रोसेस डिस्क्रिप्शन, अरे डिस्क्रिप्शन, फ्लरिशिंग, सेवरिंग, प्रोएक्टिव कोपिंग, लैंग्विशिंग, ठीक है। आपको कुछ सिग्नल मिल गया है इस लेवल के ऊपर। यहाँ पे देखिए इसके अंदर फलना फूलना, स्वाद लेना, भविष्यदर्शी समाधान युक्ति, प्रोएक्टिव कोपिंग, क्षीण होना। याद करिए लेक्चर के अंदर क्या बताया था आपको, 2 प्रकार की होती है ना, इमोशन फोकस्ड और एक होती है कौन सी आपकी, प्रॉब्लम फोकस्ड, है ना। संवेग केंद्रित और होती है आपकी समस्या केंद्रित। यहाँ थोड़ा सा एनटीए एक कदम आगे बढ़ गया और क्या पूछ लिया उसने आपसे, भविष्यदर्शी समाधान युक्ति, प्रोएक्टिव कोपिंग, कौन से लेक्चर में, कौन सी सीरीज में पढ़ा था हमने, याद करिए। केवल उसको आप मार्क कर लेंगे तो सही उत्तर तक पहुंच गए हैं आप, ठीक है। चलिए ऑप्शंस को देखते हैं क्या बोल रहे हैं। सकारात्मक अनुभवों की समझ तथा उनके संबोधन करने की क्षमता, क्या ये भविष्यदर्शी प्रोएक्टिव है। तनाव होने से पहले उसे शुरू में ही रोकना, इष्टतम मानवीय क्रियाशीलता की स्थिति, खालीपन की अनुभूति की स्थिति। केवल आपको एक चीज मार्क करनी है, वो कब ऐसे आएगी, जब आप चीजों को पढ़ेंगे और जो चीज आपने लेक्चर में देखी है या नोट्स में आपके है उसको आप याद करेंगे। कोपिंग की बात हमने कौन सी सीरीज में की थी, उससे संबंधित देखिए यहाँ पे सी के साथ क्या जा रहा है आपका, 2 जा रहा है। सी के साथ जैसे ही 2 मार्क करते हैं आप सही उत्तर तक पहुंच गए हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। यहाँ फलना फूलना का संबंध किससे है, इष्टतम मानवीय क्रियाशीलता की स्थिति। स्वाद लेना क्या है, सकारात्मक अनुभवों की समझ तथा उनके संवर्धन करने की क्षमता। और क्षीण होना क्या है आपका, खालीपन की अनुभूति की स्थिति, ठीक है। तो केवल एक छोटे से नॉलेज के आधार पे आपने क्या कर लिया, इसको आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया, 90 + 10, है ना।
ये तो सोचना पड़ेगा। देखिए कोपिंग देखा है आपने, प्रोएक्टिव सोचना पड़ेगा ना, आपने वहाँ प्रिवेंशन वाले में भी देखते हैं हम, है ना, प्राइमरी टर्शरी वाले प्रिवेंशन में थोड़ा सा तो आपको अपना मस्तिष्क लगाना पड़ेगा। प्रोएक्टिव है ना, भविष्यदर्शी समाधान युक्ति। ओके समझ गए आप, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए अगला सवाल, टाइप ऑफ सेल पूछा है, फंक्शन पूछा है, ऐसा लग रहा है बायोलॉजी का एग्जाम है। एंटीजन, फेगोसाइट्स, टी सेल एंड बी सेल। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, कंज्यूम एंड डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी डिस्टिंग्विशेस फॉरेन सेल। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सेल का प्रकार, कार्यकरण। एंटीजन क्या करता है, फेगोसाइट क्या करता है, टी सेल बी सेल क्या करता है, वो आपसे पूछा है। अब यहाँ देखिए बाह्य कोशिकाओं को अलग करना, क्या बी सेल बाह्य कोशिकाओं को अलग करता है, क्या टी सेल बाह्य कोशिकाओं को अलग करता है, क्या फेगोसाइट करता है या फिर एंटीजन करता है। दो चीजें बताई थी आपको वहां पे ना, ठीक है। आपका जो एंटीजन है क्या करता है, ये बाह्य कोशिकाओं को अलग करना। अलग करना मतलब ये कौन सा है, ये कौन सा है, अंदर का कौन सा है, बाहर का कौन सा है, उसकी बात कर रहे हैं। अलग करना मतलब एनटीए की जय हो, ट्रांसलेशन वाली, ठीक है। बाह्य कोशिकाओं को अलग करना, एंटीजन जाएगा A4 के साथ। 3 ऑप्शन बचे आपके पास, ठीक है। आपको तो टी सेल भी मालूम है, बी सेल भी मालूम है, फेगोसाइट आपको अभी आगे एक स्पेशल लेक्चर में वहां पे एक्सप्लेन